Hello dear students, welcome back to Champions Learning. In this video, we are going to continue with the same chapter number 2, Sources of History of Maharashtra State Board Class 7th. Students, in the previous video, we had completed till oral sources and we had completed the written sources and I had given you some information or some introduction regarding the oral sources. So we had completed till this paragraph, I think, and in this video we are going to continue with the second paragraph, and also we are going to study this web. So let's start with this web. So as I had told you in the previous video, if you remember, that oral sources are those sources of history which pass from words of mouth. Okay, now some of these sources like folk songs, myths, legends, povadas, these we had seen. Now what is left is that we will cover it up. गाथा, गाथा मतलब कई गाथा हो सकती है, जैसे वीर गाथा होती है ना, किसी भी कोई भी पर्सन के बारे में जो उसकी बायोग्राफी होती है, उसके बारे में जो भी वर्णन होता है उसको हम गाथा बोलते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद श्लोक्स आप जानते होंगे कि जैसे कोई अगर लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसमें कई श्लोक्स होते हैं जो कि 2 लाइन्स रहती हैं और 4 लाइन्स में रहता है श्लोक्स, और वो एक राइम भी जैसे रहता है और एक पोएट्री भी जैसे रहता है. तो ये एक श्लोक्स होते हैं. बेसिकली मिथ्स में इंक्लूडेड रहते हैं. जो भी मिथ लिखे जाते हैं उसमें से श्लोक्स लिए जाते हैं, और वो श्लोक्स जो रहते हैं वो उस समय का जो भी जिसके भी बारे में वो श्लोक्स हैं, जिसको भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमको बताते हैं. फिर उसके बाद है अभंगास. अभंगास स्टूडेंट्स, हमारे जो महाराष्ट्र है वहाँ पर कई संत हुए हैं. महाराष्ट्र को संत भूमि भी कहा जाता है. ठीक है. बहुत नंबर ऑफ सेंट्स हैव बीन written their अभंगास इन महाराष्ट्र. दे हैव written their अभंगास इन महाराष्ट्र. अभंग मतलब होता है वो अपनी जो कविता लिखते थे, जो भी उन्होंने कविता लिखी है अपनी, उन्हें हम अभंग बोलते थे. उनको संत वाणी बोला जाता था. संत वाणी को ही अभंग बोले जाते थे. ठीक है. ये अभंग बेसिकली जो पीपल थे उनकी जागृति के लिए किया जाता था. स्टूडेंट्स, आपको 7th स्टैंडर्ड में सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर ही है, सेकेंड या थर्ड चैप्टर, जिसमें आपको सभी महाराष्ट्र के जो भी संत थे उनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद है प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स मतलब स्टूडेंट्स कहावतें. कौन कौन सी कहावतें हमने हमारे इंग्लिश में भी देखी है. कई प्रोवर्ब्स होते हैं, जैसे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, राइट. इस तरह की कहावतें. और अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. इस तरह के जो भी प्रोवर्ब्स होते हैं वो हम देखते हैं. तो ये सारी जो कहावतें होती है ये भी हिस्ट्री के इसमें इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये कई बार किसी राजा या उस राजा के ब्रेवरी को भी डिनोट करती हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सेकेंड पैराग्राफ से. हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस मेंशन्ड अबव. हिस्ट्री, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके ओरल सोर्सेस का जो पार्ट है वो खत्म हो गया है. ठीक है. इस पैराग्राफ के बाद आपका जो ओरल सोर्सेस का पार्ट है यहाँ पर से फिनिश हो गया. अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहा है. So history is written with the help of the 3 types of sources mentioned above. अभी तक हमने जितने भी 3 टाइप के सोर्सेस पढ़े हैं, मटीरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस और ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इनसे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. Even after it has been written down, research on it goes on continuously. अभी भी हिस्ट्री तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आज भी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कंटिन्यू है. ठीक है. न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च. और इस रिसर्च से कई नए इंफॉर्मेशन और सोर्सेज, इनफैक्ट नए सोर्सेज भी आए हैं. सिर्फ मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज ही नहीं होते स्टूडेंट्स. आप 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको वहाँ ऑडियो विजुअल सोर्सेज मिलेंगे. ऑडियो विजुअल सोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि जैसे टीवी, रेडियो, इन सब से हम ये होते हैं ऑडियो विजुअल.
ऑडियो मतलब सुनाई देने वाले, विजुअल यानी दिखाई देने वाले, ऐसे सोर्सेज जो हमको दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, ऑडियो विजुअल, जैसे कि टेलीविजन्स होते हैं और रेडियोज़ हो गए, ये भी ऑडियो विजुअल सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली। और फिर जब नए सोर्सेज आते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो फिर हिस्ट्री को फिर से अकॉर्डिंग उसके हिसाब से लिखा जाता है। वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हमारी जो बुक्स होती हैं हिस्ट्री की और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की रहती है, उन अगर आप दोनों की बुक्स को देखोगे तो कई एक्सटेंट तक डिफरेंट होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स की हिस्ट्री चेंज भी होती है, ठीक है। एक्चुअली हिस्ट्री चेंज नहीं होती, बट अगर नई इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर उस हिसाब से हमको हिस्ट्री में चेंजेस लाने पड़ते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, और उस हिस्ट्री का जो भी इवैल्यूएशन है उसको करके हमें उस पर चेंजेस लाने पड़ते हैं। अब एक पवाडा है तानाजी का। आई होप सो कि आपने एक जो अभी बॉलीवुड फिल्म आई थी तानाजी द अनसंग वॉरियर, राइट, इसे आपने अगर नहीं हो तो फिर देखा होगा। उसमें तानाजी एक शिवाजी महाराज के एक मतलब उनके साथ के एक सिपाही थे, एक सोल्जर थे, जिन्होंने कोंकण जो कोंधाना जो वो था किला था उसको उस पर जीत हासिल करी थी, ठीक है। इसीलिए एक प्रॉवर्ब भी कहा जाता है कि गढ़ हाला पर सिंह गेला, है ना, कि गढ़ तो हमको मिल गया, ऐसा शिवाजी महाराज बोलते हैं कि गढ़ तो हमको मिल गया लेकिन सिंह यानी शेर चला गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि तानाजी ने अपनी ब्रेवरी से उस गढ़ को, कोंढाणा को जीत तो लिया, लेकिन उनकी एट लास्ट वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो उसी का पोवाडा है। तो गिवन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पोवाडा कंपोज्ड बाय तुलसीदास शाहिर। तुलसीदास शाहिर was a poet and he had written a povada. He portrays the कोंढाना कैंपेन in it. कोंढाना कैंपेन जो था उसका यहाँ पर वर्णन करे हैं। The povada contains beautiful character sketches of तानाजी, शेलर मामा, शिवाजी महाराज, वीर माता जीजाबाई, इन चारों का उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कैरेक्टर स्केच, मतलब कि उनका पूरा जैसा उनका जो भी उनकी ब्रेवरी थी उनका सुंदर वर्णन किया है। किन किन का? तानाजी, शेलर मामा, शिवाजी महाराज, वीर माता जीजाबाई। वीर माता जीजाबाई वॉज द मदर ऑफ शिवाजी महाराज। तो क्या लिखा है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। मामा बोलायला तो लागला 80 वर्षीची म्हातारा, लगीन राहिले राय बाचे तो मजला सांगावी। माझ्या तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहळाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले, ज्याने आंबारे खाईला बाठा बुर्जा लाविला, त्याचे झाड होऊन आंबे बांधले, किल्ला हाती नाही आला। सिंहगड किल्ल्याची वार्ता काढू नको तानाजी सुभेदारा, जे गेले सिंहळाला ते मरून शानी गेले। तुमच्या सपाटा होईल असे बोलू नको रे मामा, आम्ही सूर मर्द क्षत्रिय नाही भिडार मरणाला। ठीक है, तो ये जो आपको पोवाडा दिख रहा है ये उन्हीं का है, तानाजी का, ठीक है, उनका ये पोवाडा है किसने लिखा है? तुलसीदास शाहिर ने। तो स्टूडेंट्स ये पोवाडा है जो कि एग्जाम्पल है एक ओरल सोर्स का। और फिर आगे हम देखेंगे इवेल्युएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं, उनको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि उसी से तो हमारा जो इतना विशाल, इतना गौरवशाली इतिहास है उसी के बारे में तो पता चलता है, उसी से तो पता चलता है। लेकिन अगर वो नहीं रहेगा तो हम अपने आने वाली जनरेशन्स को क्या दिखाएंगे, क्या एग्जाम्पल देंगे कि हमारे देश में ऐसी महान संस्कृति होती थी, इतना हाई डेवलप्ड कल्चर होता था,
है ना। इन सब के बारे में अगर हमें अपनी जनरेशन को बताना है तो हमको हिस्ट्री के सोर्सेस को, जो कि मटेरियल सोर्सेस में आते हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि राजमहल और ताजमहल, और फिर उसके बाद रेड फोर्ट और हवा महल, इस तरह की जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, कई फोर्ट्स तो स्टूडेंट्स उनको डिग्रेड करके वहाँ पर नई बिल्डिंग्स तैयार की गई हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर आज भी पुरानी जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री उनको प्रिजर्व करके रखा गया है, हम उसको डिग्रेड होने नहीं दे सकते हैं। इसलिए यही कुछ मेजर्स हैं जो कि प्रिजर्व करने बहुत ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स, शुड टेक इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स मतलब होता है किसी चीज़ को स्टडी करके फिर उसके बाद अपना ओपिनियन देना। टू एग्जामिन समथिंग एंड देन पुट फोर्थ आवर ओपिनियन, ठीक है, इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन जो भी हिस्ट्री के सोर्सेज हैं उनको यूज़ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस होते हैं जो कि लेने ज़रूरी रहते हैं। वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी, उनकी सच्चाई किस हद तक वो सच्चाई को साबित कर रहे हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को पता लगाना। ऑथेंटिसिटी यानी ट्रूथफुलनेस, ट्रू। एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। जेन्युइन यानी कौन से रियल हैं, कौन से सच हैं, और कौन से फेक यानी कौन से झूठे हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। उनकी जो क्वालिटी है वो कौन डिटरमाइन करेगा? इंटरनल स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स देखिए, जब हम किसी भी चीज़ों को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ, इस पे ये चेंजेस है, उस पे वो चेंजेस है ना। आप कोई अगर सामान लेते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे पता चलती है? आप दो चीज़ों को रखते हैं, आपको कन्फ्यूजन है तो दोनों को एग्जामिन करते हैं, किसका स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है ना। तो आप जिसका स्टैंडर्ड ज़्यादा होएगा उसको ही लोगे। तो इस तरह हम हिस्ट्री के भी जो सोर्सेज होते हैं उनको, उनकी जो क्वालिटी है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। We also have to study the integrity of the writers, their personal interests, the period in which they live, and the political pressures on them. जो भी राइटर्स हैं जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है, हमको उनकी इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी, खुद कितने ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी देखना पड़ेगा। उनका क्या उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई उनका पर्सनल उसमें स्वार्थ तो नहीं है। द पीरियड इन विच दे लिव, ऐसा ना हो कि वो बहुत दिनों बाद का लिखा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि मैं उस ज़माने में जी रहा हूँ। नहीं, वो जो राइटर है जिसने भी हिस्ट्री लिखा है उसका कौन से समय में वो जी रहा था तब उसने वो हिस्ट्री लिखी है। एंड द पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम, और कोई उस पर कहीं पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है कि फिर पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स कि वो फ्रीली नहीं लिख पाएगा, जो उसके मन में आएगा वो नहीं लिख पाएगा, फिर उसको एक पॉलिटिकल प्रेशर दिया जाएगा ऊपर से। It is also important to see whether they rely on hearsay or given an eyewitness account. Eyewitness यानी आंखों देखा, hearsay मतलब कानों से सुना। कानों की सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए तो ये ज़रूरी होता है कि हमको ये जांच करनी चाहिए कि क्या वो कानों से सुने हुई बात पर लिखा गया है या फिर खुद अपनी आंखों से देखे हुए अकाउंट के बेस्ड पर लिखा गया है। आंखों से देखा हुआ जो अकाउंट होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। We need to consider the exaggerations, metaphors and also literary devices they use. Metaphor students एक figure of speech है, मेटाफर, जिसपे चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूँ कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, या हम ग्रामर पार्ट में आ गए, फिर भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि द मैन वॉज लाइक अ लायन इन द फीट, और मैं सिंपली नहीं, द मैन वॉज अ लायन इन द फाइट, द मैन वॉज अ लायन इन द फाइट, वो इंसान एक शेर था फाइट में। तो क्या इंसान शेर में बदल जाएगा? नहीं, यहाँ पर जो वो इंसान है उसको लायन से कंपेयर किया गया है। ये बोला गया है कि लायन के जैसे वो फाइट में एक लायन के जैसे लड़ रहा था, ये इसका यहाँ पर मीनिंग है, ठीक है। तो उसको कंपेयर किया गया है, उस इंसान को लायन से कंपेयर किया गया है। अनदर एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू गिव इज दैट हैबिट इज अ शर्ट मेड ऑफ आयरन। हैबिट इज अ शर्ट मेड ऑफ आयरन। जो हैबिट होती है, जो आदतें होती हैं, वो एक
आयरन की यानी लोहे की शर्ट के समान होती है, जो कि जल्दी से नहीं उतरती। एक बार चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है, फिर वो जल्दी से उनको उतारना इतना आसान नहीं होता। तो इधर जो हैबिट है उसको एक आयरन की शर्ट से कंपेयर किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे एग्जैगरेशंस। एग्जैगरेशंस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ चढ़ के बोली हुई हो। एग्जैगरेशंस को हम एग्जैगरेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोल, और हिंदी में हम बोलते हैं उसको अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति एक अलंकार होता है, मतलब एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसपे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि माई फादर विल किल मी इफ आई नॉट गो टू स्कूल, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे अगर मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। क्या पापा मारेंगे? नहीं, लेकिन फिर भी ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोली गई है, तो इसी को हम बोलते हैं एग्जैगरेशन। एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दैट दे यूज। लिटरेरी डिवाइसेस मतलब लैंग्वेज डिवाइसेस। जो ये लैंग्वेज स्टडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पे हमारा जो ग्रामर सेंस होता है वो बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, देयर इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे सोर्सेज से कंपेयर करना चाहिए कि क्या ये सही था या ये सही था। अगर इसमें ऐसा दिया हुआ है, इस पे सपोज किसी और सोर्स पे कुछ और बताया गया है और किसी और सोर्स पे कुछ और बताया गया है, तो फिर वो एग्जामिन करते कि कौन सा वाला सही है। देयर इंफॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, कंट्राडिक्टरी और एग्जैगरेटेड। और कई बार तो ऐसा हो सकता है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरफ, मतलब सिर्फ एक पहलू की बात कर रही हो। हम जानते हैं कि कॉइन के दो साइड होते हैं, कभी कभी उसके एडवांटेजेस, किसी चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, किसी चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि क्या दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं, उस चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताए गए हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक चीज़ को देखते हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स हिस्ट्री में भी होता है। कई जो राइटर्स होते हैं वो हिस्ट्री में सिर्फ एक चीज़ को दिखाते हैं। जैसे कि अगर किसी एक राजा की हिस्ट्री लिखना है, किसी एक रूलर की अगर हिस्ट्री लिखना है, तो वो सिर्फ अगर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, मतलब बहुत बड़ी ब्रेवरी का काम किया है, तो उसका वन साइडेड पार्ट बताएंगे, उसके पीछे का रीज़न नहीं बताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड हो जाते हैं स्टेटमेंट्स, राइट। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती है कि मैं तो आसमान से कूद रहा था। ये तो गलत बात है। अगर कोई ऐसा हिस्ट्री में लिखे कि वो राजा आसमान से कूद कर नीचे आया, तो ये एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है। कोई भी इंसान आसमान से कूद के तो नहीं आ सकता ना। तो ये एक मतलब एक गलत इम्पैक्ट डालती है जो भी रीड करता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है। तो मतलब उसको बुरा भी लग सकता है, जो भी रीडर है उसको बुरा भी लग सकता है। इसलिए उस जो हिस्ट्री है उसको सही तरह से पढ़ना, उसके बारे में जांच करना, ये किसका काम है? जो भी हिस्ट्री ऑफ सोर्सेस को एग्जामिन कर रहा है उसका। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। हमारा देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। ठीक है, हमारा देखने का जो नज़रिया है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम गलत तरीके से उसको एग्जामिन कर रहे हो। हम एकदम करेक्ट पाथ में उसको हमें स्टडी करना चाहिए। द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस। जो भी सोर्सेज है उसको एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सीरियस एनालिसिस के थ्रू जाना चाहिए। एक पूरी एनालिसिस मतलब होता है स्टडी, अ डीप स्टडी, अ डिटेल्ड स्टडीज कॉल्ड एनालिसिस। ऐसी डिटेल स्टडी के थ्रू उन सोर्सेज को जाना चाहिए। द ऑथर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। इम्पार्शियलिटी मतलब स्टूडेंट्स भेदभाव न करना, पार्शियलिटी मतलब भेदभाव करना, पक्षपात करना। भेदभाव नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, पक्षपात। पक्षपात यानी किसी एक पक्ष, किसी एक का फेवर करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो ऑथर है उसको इम्पार्शियल होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, और न्यूट्रल होना चाहिए। ना तो इस तरफ का होना चाहिए वो, ना तो मतलब एक साइड का होना चाहिए, ना तो दूसरे साइड का हो चाहिए। वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना वो बीच का होना चाहिए, मतलब उसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। सो ये इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी जो तो क्वालिटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के राइटिंग डाउन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में देख लिए हैं। और स्टूडेंट्स फिर इसके बाद
हम नेक्स्ट एक वीडियो रखेंगे जिस पे हम ये एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता दूंगी, और हमने इस तरह ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है. सो इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, देन प्लीज स्टूडेंट गो ऑन leaving a comment, write a comment, and I will be there with you to help you out with your problem. And students, if you think that this video has been really a very beneficial for you, so then you just like, subscribe, and do not forget to share the video. Students, with this I end up with my video, and I assure you that very soon I will upload the second video regarding the question answers. And then the next chapter is India before the times of Shivaji Maharaj. Okay now, students, bye bye, take care. We'll meet in the next video.